दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर लगभग साल भर में 300 दिन से भी ज्यादा बढ़िया धूप मौजूद रहती है। उसके बावजूद भी हमारे देश में लगभग 80% लोगों में विटामिन डी की कमी मौजूद है। वहीं साथ ही माना जाता है कि वेजिटेबल्स के अंदर विटामिन B12 मौजूद ही नहीं होता, जिसकी वजह से लगभग 70% वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की कमी भी मौजूद है। चलिए, ये बात तो फिर भी समझ आती है, पर नॉन वेज के अंदर तो विटामिन B12 मौजूद है, पर उसके बावजूद भी 60% नॉन वेजिटेरियन लोगों के अंदर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आखिर क्यों मौजूद है। और अगर मैं डायबिटीज पेशेंट्स की बात करूं तो हालात और भी ज्यादा खराब दिखाई देते हैं। मेरे पास अक्सर बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट आकर ये शिकायत कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब दवाइयां खा रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, शुगर भी हमने कंट्रोल कर ली, उसके बावजूद शरीर में थकान बहुत ज्यादा रहती है, कमजोरी बहुत ज्यादा लग रही है, हाथ पैरों में भी सूनापन महसूस हो रहा है, कमर दर्द और हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जब मैं उनके ब्लड टेस्ट कराता हूं तो मोटे तौर पर मुझे नजर आता है ज्यादातर लोगों में हमारे देश में विटामिन D3 और B12 की डेफिशिएंसी मौजूद है। भले ही आप पूरी मेहनत कर अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रहे हो, पर शरीर में थकान और कमजोरी आपका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। चलिए, आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर किन गलतियों की वजह से ये दोनों विटामिन कम हो रहे हैं और कैसे हम आसानी से इन्हें अपने शरीर में भरपूर तरीके से सप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने अपने इस फेवरेट चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आज की अपनी बात शुरू करते हैं विटामिन B12 से। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट विटामिन होता है जो आपके शरीर की रेड ब्लड सेल्स को बनाने का काम करता है। इतना ही नहीं, आपकी बॉडी के DNA को बनाने में भी ये अहम रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ आपके ब्रेन और ब्रेन की सेल्स यानी न्यूरॉन्स को भी ताकतवर रखने के लिए विटामिन B12 बेहद जरूरी माना जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को बिना वजह मूड स्विंग्स हो रही हैं, डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो मैं उन्हें सीधा B12 टेस्ट कराने की सलाह दे देता हूं। क्या आपने भी अपना विटामिन B12 टेस्ट कराया है? अगर हाँ, तो मुझे अभी कमेंट में अपनी रिपोर्ट वैल्यूज लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं उसके हिसाब से आपको आगे गाइड कर सकता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही आपके शरीर में एनर्जी को बनाने में भी विटामिन B12 का बहुत बड़ा रोल होता है। अक्सर मैं देखता हूं जिन लोगों में B12 की डेफिशिएंसी होती है, भले ही उन्होंने शुगर कितना भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रखी हो, उनके शरीर में हमेशा कमजोरी और थकान मौजूद रहती है। आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के अंदर विटामिन B12 की वैल्यू 200 से 950 के बीच में रहनी चाहिए, पर अक्सर मैं बहुत सारे मरीजों की ये वैल्यू 150 या उससे भी कम देख रहा होता हूं, जो उनके शरीर में कभी ना खत्म होने वाली थकान का बड़ा कारण बन जाता है। अगर हमारे शरीर की डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं तो हमारे शरीर को लगभग रोजाना 1000 मिलीग्राम तक कैल्शियम की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ विटामिन B12 की जरूरत सिर्फ 2.4 माइक्रोग्राम तक ही होती है। यानी कैल्शियम की जरूरत हमारे शरीर में विटामिन B12 से लगभग 4 लाख गुना ज्यादा होती है। यानी इतनी थोड़ी सी मात्रा में B12 चाहिए था, वो भी हमें आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा? पहला रीजन तो हमारी डाइट में विटामिन B12 मौजूद ही नहीं है। अक्सर माना जाता है कि वेजिटेबल सोर्सेज के अंदर विटामिन B12 मौजूद नहीं होता, इसलिए अक्सर वेजिटेरियंस के अंदर ये डेफिशिएंसी कॉमन है। पर एक और सवाल मन में आ जाता है, नॉन वेज में तो B12 मौजूद है, फिर नॉन वेजिटेरियन लोगों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों भरी पड़ी है? चलिए दूसरे रीजन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आपने अपनी डाइट में विटामिन B12 रिच फूड शामिल भी कर लिए, पर आपकी गट हेल्थ ही खराब है। आपका खाया हुआ B12 आपके गट से एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में, आपके पूरे शरीर में जा ही नहीं रहा है।
असल में आजकल हम जिस तरह का खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड या बहुत लेट नाइट ईटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हमारा गट डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार एसिडिटी और इंडाइजेशन का भी सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जिसे कंट्रोल करने के लिए आज बाजार में, मार्केट में एंटासिड्स इजीली अवेलेबल हैं, जिन्हें लेकर लोग खाना शुरू कर देते हैं। उनको लगातार लेने से एक और समस्या पैदा हो जाती है। जब आप लगातार लंबे समय तक एंटासिड्स लेते रहते हैं, तब आपके शरीर में B12 का एब्जॉर्प्शन घट जाता है। शायद यही वो सबसे बड़ी वजह है नॉन वेजिटेरियन लोगों के अंदर भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सबसे बड़े तीसरे कारण को भी समझ लेते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए सबसे कॉमन, सबसे फेमस दवा, इंडिया ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा, जिसका नाम है मेटफॉर्मिन। आज शायद दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद डायबिटीज पेशेंट्स की है जो अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए डेली दिन में 1 बार या 2 बार मेटफॉर्मिन ले रहे हैं। पर शायद वो लोग ये जानते नहीं हैं, जब लंबे समय तक मेटफॉर्मिन को लिया जाता है तो वो भी आपके शरीर में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को घटा देता है, कम कर देता है। यानी कि एक दवा जो एक तरफ आप डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए ले रहे थे, वही दवा आपके शरीर की कमजोरी का, थकान का बड़ा कारण भी बन जाता है। ऐसा बहुत सारी रिसर्चेस के अंदर साबित हो चुका है। अगर आप भी लगातार पिछले कई सालों से 2 साल, 3 साल या उससे भी ज्यादा लंबे समय से मेटफॉर्मिन खा रहे हैं, तो आज ही अपना विटामिन B12 लेवल जरूर टेस्ट करा लीजिएगा और अगर संभव हो तो उसकी रिपोर्ट्स मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको सही रास्ता दिखाने में आपकी मदद कर सकता हूं। चलिए मैं अब आपको साथ ही ये भी बता देता हूं, अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में क्या चीजें शामिल करें जिससे विटामिन B12 की कमी आपकी तुरंत पूरी हो जाए। जिसमें सबसे पहले नंबर पर तो डेयरी प्रोडक्ट्स ही आते हैं। अगर आप दिन भर में सिर्फ 1 ग्लास दूध पी रहे हैं तो वो लगभग 50% तक आपकी डेली की B12 की जरूरत को पूरा कर देगा। यानी कि लगभग 250 ml दूध आपके लिए काफी मददगार हो सकता है। पर आप एक डायबिटीज पेशेंट हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, अपनी शुगर के लेवल पर भी निगाह रखिएगा। कई बार दूध आपके शुगर के लेवल को भी बढ़ा सकता है। पर और बेहतर और सेफ ऑप्शन हो सकती है, अगर आप दिन भर में 200-250 ग्राम दही भी खा पाए तो यह भी आपकी दिन भर की जरूरत का लगभग आधा हिस्सा विटामिन B12 का आपको सप्लीमेंट कर देगा। और अगर मैं इससे भी बेहतरीन ऑप्शन आपको बताऊं तो वो है पनीर और चीज। ये और भी रिच सोर्स माने जाते हैं विटामिन B12 के, और सबसे बड़ी बात, शुगर के बढ़ने का खतरा भी नहीं रहता। विटामिन B12 के साथ साथ ये प्रोटीन्स और हेल्दी फैट के भी बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। पर दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, विटामिन B12 के लिए जितना इंपॉर्टेंट आपका खाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी गट हेल्थ भी है। और अगर आप अपनी गट हेल्थ के हिसाब से भी देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन फूड ऑप्शन शायद दही, या उससे भी बेहतरीन ऑप्शन शायद आपके लिए छाछ यानी बटर मिल्क भी हो सकती है, जो विटामिन B12 के साथ साथ आपके लिए बेहतरीन गुड गट बैक्टीरिया का सोर्स भी माना जाता है। आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने में भी बेहद मददगार साबित हो सकता है। चलिए आगे मैं आपको एक बेहतरीन और दूसरा भी रास्ता बता देता हूं। अपने शरीर में आपके खुद ही विटामिन B12 बनना शुरू हो जाएगा। माना जाता है कि जब भी आप हाई फाइबर रिच फूड आइटम्स कंज्यूम करते हैं, आपके शरीर में जाने के बाद ये फाइबर्स आपके गुड गट बैक्टीरिया की बेहतरीन खुराक बन जाते हैं। इन्हें खाने के बाद आपके गुड गट बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी हो जाती है और ये गुड गट बैक्टीरिया खुद आपके लिए काफी मात्रा में विटामिन B12 बनाना शुरू कर देते हैं, आपके ब्लड में भेजना शुरू कर देते हैं। इन फाइबर्स को बड़े ही आसानी से आप अपनी खुराक में, अपनी तीनों ही मील में शामिल कर सकते हैं। और फाइबर के सबसे बेहतरीन सोर्स तो वेजिटेबल्स ही मानी जाती हैं। साबुत अनाज भी माना जाता है, दालें भी मानी जाती हैं। इन्हें आप अपनी डाइट में आज ही शामिल कर लें और B12 का लेवल धीरे धीरे आपके शरीर में बेहतर होना शुरू हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा, आज जो हमारे देश में ज्यादातर खाना मौजूद है वो फाइबर लेस फूड ही है, वो प्रोसेस्ड फूड ही है, वो रिफाइंड और पैकेज्ड फूड ही है। उसे आज ही अपनी जिंदगी से, अपने घर से, अपनी प्लेट से विदा कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मुझे कमेंट में जरूर बताइए, आज ही आप अपने B12 को बेहतर करने के लिए अपनी थाली में क्या शामिल करने वाले हैं। चीज,
पनीर, कर्ड या बटर मिल्क या फिर बहुत सारी हरी सब्जियां। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं विटामिन डी की। ये कोई मामूली साधारण सा हार्मोन नहीं है। ये ऐसा हार्मोन है जो आपके शरीर के हजारों जीन्स को ठीक से काम करने में मदद करता है, आपकी हड्डियों तक कैल्शियम को पहुंचाने में मदद करता है, आपके ब्रेन के लिए फील गुड हार्मोन को बनाने में मदद करता है। इतना ही नहीं, मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन हार्मोन्स को ठीक से काम करने के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। और तो और डायबिटीज पेशेंट में भी इंसुलिन हार्मोन को ठीक से काम कराने के लिए विटामिन D3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन माना जाता है। इसके साथ साथ आपकी मांसपेशियों को भी ताकतवर बनाने में मदद करता है और शरीर में मौजूद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को, सूजन को घटाने में भी बेहद मददगार साबित होता है। मेरे पास अक्सर बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट्स आते हैं और मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर, हम रात भर लगभग आराम से 8 घंटे सोते हैं, पर उसके बाद जब हम सुबह में उठते हैं तो बहुत थकान और कमजोरी हमें बनी रहती है। मैं उन्हें तुरंत विटामिन डी चेक कराने की सलाह भी दे देता हूं और अक्सर मैं देखता हूं विटामिन डी का लेवल ज्यादातर लोगों में 20 से भी कम पाया जाता है। अगर विटामिन डी के नॉर्मल वैल्यूज की मैं बात करूं तो 3200 नैनोग्राम पर ml तक इसे नॉर्मल माना जाता है, पर अगर ये वैल्यू 20 से भी नीचे जा रही है तो आपके शरीर का कमजोर रहना तय है। शुगर कंट्रोल होने के बावजूद भी थकान रहना, एनर्जी लेस रहना आपके लिए एक बेहद कॉमन दिक्कत होने वाली है। थोड़ा सा ही मौसम बदलेगा, आप बार बार बीमारी का शिकार भी बन जाएंगे। कफ और कोल्ड हो जाना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाना तो बेहद आम तौर पर ऐसी स्थिति में देखा जाता है। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग थोड़ा सा ही ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा ही काम करते हैं, घर वापस आते हैं और थक कर लेट जाते हैं। असल में ये विटामिन डी ही वो चीज है जो आपके खाने से कैल्शियम को निकालकर आपकी हड्डियों को भरपूर कैल्शियम सप्लीमेंट करने में मदद करता है, हड्डियों को ताकतवर बनाता है। पर जब इसकी कमी होती है, आपके जोड़ों में दर्द, आपकी कमर में दर्द और बेहद ज्यादा थकान का आप शिकार बन जाते हैं। याद रखिए, बिना विटामिन डी के आप कितना भी ताकतवर कैल्शियम खा लें, वो आपके शरीर में अंदर हड्डियों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अक्सर मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों में बेवजह चिड़चिड़ापन बना हुआ है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत ज्यादा उदासी भी लग रही है। जब उनका विटामिन D3 लेवल चेक किया जाता है, वो नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा कम आता है। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। आपने सारी कोशिश कर ली, पर उसके बावजूद भी आपका वजन नहीं घट रहा। इतना ही नहीं, हाथ पैरों में बहुत थकान रह रही है और साथ ही हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा हो रहा है। सब कुछ कर कर कोशिश कर लिया। मेरी एक सलाह मान लीजिए, एक बार विटामिन D3 का टेस्ट भी करा लीजिए। और अगर आप अपना विटामिन D3 टेस्ट ऑलरेडी करा चुके हैं तो मुझे नीचे कमेंट में उसकी अपनी रिपोर्ट्स की वैल्यूज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको सही रास्ता दिखाने में आपकी मदद कर सकता हूं। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं, आखिर विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हमारा शरीर विटामिन डी कैसे बनाता है या कहां से लेता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी बनाने का सबसे बड़ा जो सोर्स है हमारे और आपके शरीर में, वो सनलाइट ही है। लेकिन साथ ही ये भी समझ लीजिए, सनलाइट में खुद में विटामिन डी थोड़े ही मौजूद है, पर जब आप धूप में खड़े होते हैं, वो सनलाइट और उसमें मौजूद अल्ट्रावायलेट यानी UVB रेज जब आपकी स्किन पर पड़ती हैं, तो आपकी स्किन की परत के नीचे एक खास किस्म का कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, जिसे कहते हैं डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल धूप के संपर्क में आते ही एक्टिवेट हो जाता है और विटामिन डी बनना शुरू हो जाता है। पर यह नया ताजा बना हुआ विटामिन डी इनएक्टिव होता है, आपके शरीर में काम ही नहीं कर पाता। उसे काम करने के लिए सबसे पहले लीवर के पास जाना पड़ता है। लीवर उसे थोड़ा सा प्रोसेस करता है और फिर किडनीज के पास भेज देता है। फिर किडनीज उसे थोड़ा सा और प्रोसेस करती हैं और आपके लिए एक्टिव विटामिन डी तैयार हो जाता है, जिसे कैल्सिट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ताकतवर हार्मोन भी होता है। तो मेरे इस पूरे प्रोसेस से आप समझ पाएंगे कि विटामिन डी धूप में नहीं मौजूद है। धूप तो सिर्फ एक ट्रिगर है। असल में विटामिन डी के लिए तो आपकी स्किन, आपके लीवर और आपकी किडनीज की जरूरत पड़ने वाली है। कई बार आप धूप में भी बैठ रहे हैं, पर आपका अंदर का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से विटामिन डी ठीक से ना बन पा रहा है, ना काम कर पा रहा है।
अब इतनी बात तो समझ आ गई कि विटामिन डी की जरूरत को हमारा शरीर, हमारी स्किन खुद ही पूरी कर लेता है। जरूरत है तो मोटे तौर पर सिर्फ सनलाइट की। पर मेरी एक बात बताइए, जिस देश में यानी हमारे देश में, इंडिया में 300 दिन से भी ज्यादा सनलाइट मौजूद है, फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? शायद ज्यादातर लोगों का अंदर का सिस्टम ठीक से काम ही नहीं कर रहा, या फिर बहुत सारे लोगों में मैं देखता हूं घर पर ही रहते हैं, कार में बाहर जाते हैं और ऑफिस में जाकर फिर अंदर ही बैठ जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली धूप के संपर्क में तो कभी भी नहीं आते। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, आप पिछली बार 10-15 मिनट धूप में कब बैठे थे? तो शायद ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब ही नहीं देते और मुस्कुराकर मना कर देते हैं, शायद डॉक्टर साहब मुझे तो याद भी नहीं है। यानी कुछ गलती हमारी आदतों की और कुछ कमजोरी हमारे शरीर के अंदर के सिस्टम की। और आज जिसकी वजह से इंडिया में ज्यादातर लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार बन गए हैं। और अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो हालत और भी खराब हो सकती है। और सोने पे सुहागा, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखता हूं कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो खूब सारी सनस्क्रीन अपने चेहरे पर, अपने हाथों पर लगा लेते हैं ताकि सूरज की रोशनी से बच जाएं। पर क्या ये काम आप सही कर रहे हैं? चलिए आगे समझ लेते हैं, जान लेते हैं कैसे हम विटामिन डी की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आज ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, कितनी देर धूप में बैठना ठीक रहेगा, किस समय धूप में बैठना ठीक रहेगा। चलिए जान लेते हैं और समझ लेते हैं एक ताकतवर रूल के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसे बोला जाता है शैडो रूल। जिसके हिसाब से अगर धूप में खड़े होने के बाद आपकी परछाई आपकी लंबाई से भी ज्यादा बन रही है तो मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन डी बनाने वाली फैक्ट्री स्लो काम कर रही है, विटामिन डी कम बन रहा है। पर जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से छोटी हो तब समझ लीजिए आपके शरीर में विटामिन डी बनाने वाली फैक्ट्री बढ़िया काम कर रही है, तेजी से विटामिन डी बन रहा है। डॉक्टर, आपकी बात सुनकर तो ये मतलब समझ आ रहा है कि हमें शायद तेज धूप में दोपहर में जाकर धूप में खड़ा होना चाहिए, पर हम तो ये सुनते थे कि सुबह और शाम की धूप हमारे लिए अच्छी होती है। चलिए इसे भी मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। सुबह की धूप या शाम की धूप आपके लिए अच्छी मानी जाती है जब आपको अपने सर्कैडियन रिदम को बेहतर करना हो, अपने मूड को बेहतर करना हो और साथ ही अपनी नींद को भी बेहतर करना हो, यानी कि बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को एक्टिवेट करना हो। तो सुबह की हल्की धूप और शाम की हल्की धूप आपके लिए अच्छी मानी जाती है। पर जब बात स्पेशली विटामिन डी को बनाने की हो तो मेरी बात याद रखिएगा, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच की धूप आपके लिए सबसे बेहतरीन होगी, क्योंकि उस समय पर धूप में अल्ट्रावायलेट यूवीबी रेज सबसे ज्यादा मौजूद होती हैं, जो विटामिन डी को बनाने में सबसे ज्यादा मददगार भी होती हैं। पर साथ ही ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा देर बहुत तेज धूप में बैठने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। माना जाता है कि अगर आप सिर्फ 10-15 मिनट ही तेज धूप में बैठ जाएं तो यह आपके लिए काफी होगा। पर साथ ही ध्यान रखिएगा, जब बेहद तेज गर्मी हो, मैं मान सकता हूं कि तेज गर्मी में, तेज धूप में बाहर जाना आपकी स्किन को थोड़ा इरिटेट भी कर सकता है। तो थोड़ा सा जब बहुत तेज धूप हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं। पर जब बर्दाश्त लायक धूप मौजूद हो तो आप 10 मिनट दोपहर में बाहर जाएं। लंच का समय है तो बाहर 10 मिनट टहल कर आ जाएं। चाय पीने का मन कर रहा है तो बाहर खड़े होकर चाय पी लें। डायबिटिक पेशेंट हैं तो शुगर फ्री चाय लेना आपके लिए बेहतर होगा। और भी बेहतर होगा कि ब्लैक टी ले लें, ब्लैक कॉफी ले लें, तो आपके शुगर के बढ़ने का खतरा भी नहीं होगा। और सिर्फ 5-10 मिनट धूप में खड़े होने से आपका शरीर विटामिन डी भी बनाना शुरू कर देगा। कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब भी संभव हो, जितना भी संभव हो, धूप में जाने की आदत जरूर बना लें। बिना कपड़ों के जाने की जरूरत नहीं है। अपने जो आपने ड्रेस डाली है उसी में जाइए, धूप में खड़े हो जाइए। संभव हो तो थोड़ा बाजुओं को, अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ा लीजिए। बॉडी को जितना एक्सपोज कर सकें एक्सपोज करिए, धूप लीजिए। विटामिन डी खुद आपके शरीर में बनना शुरू हो जाएगा। यानी अगर आप रोज कर पाएं तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप सिर्फ हफ्ते में 3-4 बार भी ऐसा कर लें, सन एक्सपोजर ले लें, तो आपके लिए काफी मददगार होने वाला है। चलिए अब आगे उस एक फूड आइटम के बारे में भी जान लेते हैं जो कुछ आपकी स्किन की तरह ही अपने अंदर विटामिन डी बना सकता है। जी हाँ, उस फूड आइटम का नाम है मशरूम। जब इस मशरूम को आप कट करते हैं, छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करते हैं और सिर्फ 15 मिनट के लिए धूप में रख देते हैं,
तो आपकी 100 ग्राम तक की जो मशरूम है वो लगभग 700 इंटरनेशनल यूनिट्स तक विटामिन डी अपने अंदर बना लेती है। यानी कि बेहद आसानी से आपके एक दिन की जरूरत को, एक दिन के विटामिन डी की जरूरत को ये 100 ग्राम मशरूम, जिसे 15 मिनट काट कर धूप में रखा गया हो, पूरा आसानी से कर सकती है। और अगर आप इस मशरूम को आधा घंटा या 1 घंटे तक धूप में रख रहे हैं तो ये और ज्यादा विटामिन डी आपके लिए बना लेगी। यानी कि मेरी बात को आसानी से समझ लीजिए, जो काम आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का एक मॉलिक्यूल कर रहा था, धूप के संपर्क में आने के बाद विटामिन डी बना रहा था, कुछ ऐसा ही काम मशरूम के अंदर अर्गोस्टिरॉल नाम का एक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट करता है। जैसे ही वो धूप के संपर्क में आता है, विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। यानी या तो आप खुद धूप में जाकर बैठ जाएं, विटामिन डी ले लें, या फिर कभी कभार बीच बीच में जब धूप में बैठना संभव ना हो, मशरूम को धूप में रखकर सेक लीजिए, यूवी लाइट का एक्सपोजर दे दीजिए और उसके बाद बनाकर अपने खाने में शामिल कर लीजिए। पर मेरी साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा, विटामिन डी भी अकेला काम नहीं कर पाता, उसको साथ में मैग्नीशियम भी चाहिए, हेल्दी फैट भी चाहिए, और जो कैल्शियम को वो अपने साथ लेकर जा रहा है उसे हड्डियों तक पहुंचाने के लिए विटामिन K2 भी चाहिए। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप अपने खाने के अंदर साबुत अनाज, होल ग्रेन्स शामिल कर लें, देसी घी शामिल कर लें, सीड्स और नट्स शामिल कर लें, तो ये सभी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। चलिए, आज की इस वीडियो से मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि मैं आपको विटामिन B12 और विटामिन D3 से जुड़ी जानकारी सही तरीके से आपको दे पाऊं। और अगर आप भी मुझसे इसका एक डिटेल्ड चार्ट लेना चाहते हैं जिसमें विटामिन B12, विटामिन D3 की पूरी जानकारी मौजूद हो, तो मुझे नीचे कमेंट में चार्ट लिखना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको उसका बेहतरीन ताकतवर चार्ट शेयर कर दूंगा। और अगर आपको लगता है आपके डायबिटीज से बाहर आने के सफर में मैं थोड़ी सी भी मदद आपकी कर सकता हूं, तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने इस पसंदीदा चैनल नेचर सेहत को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें।